नमस्कार। सत्ता और सियासत के इस एपिसोड में आज बात होगी एक ऐसे जननायक की जिनके नाम पर आज भी राजनीति गर्म होती है, जिनकी विरासत बिहार से निकलकर देश की सियासत तक असर डालती है। चर्चा होगी स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर की और समझेंगे कि सागर में हुए उस कार्यक्रम का सियासी संदेश, जहां उनकी प्रतिमा के बहाने कई बड़े चेहरे एक मंच पर नजर आए। साथ ही बात करेंगे कलेक्ट्री के गुणागणित की, तबादलों की, सियासत की, कौन बना, कौन हटा और किसे मिला मौका। प्रशासनिक फैसलों के पीछे की राजनीति भी हम समझेंगे। ग्वालियर से लेकर सिवनी और भोपाल तक कौन अधिकारी रहा नॉट आउट और किसका इंतजार आखिरकार खत्म हुआ। इन सब पर होगी विस्तार से चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं सत्ता और सियासत। मैं हूं दिनेश गुप्ता और आप देख रहे हैं अनादि टीवी। बिहार की राजनीति बदल चुकी है। नीतीश कुमार नई भूमिका में हैं। उनकी सियासत स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर से प्रभावित रही है। कर्पूरी ठाकुर बिहार के उन चंद नेताओं में है जिनके नाम पर सियासत आज भी होती है। यही कारण है कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने उन्हें 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले भारत रत्न से सम्मानित करने का निर्णय लिया था। भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर समाजवादी राजनीति का बड़ा चेहरा थे। नाई समुदाय के सबसे बड़े जननायक। पिछले दिनों मध्य प्रदेश के सागर शहर में जब स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर की मूर्ति का लोकार्पण किया गया, तो राजनीति में दिलचस्पी रखने वाले लोगों की निगाह स्वाभाविक तौर पर इस कार्यक्रम पर भी पड़ी। मूर्ति अनावरण के कार्यक्रम के मंच पर भारतीय जनता पार्टी के कई प्रमुख नेता मौजूद थे। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर मुख्य अतिथि थे। केंद्र सरकार में जल शक्ति राज्य मंत्री डॉक्टर राजभूषण चौधरी, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र दिल्ली के अध्यक्ष राम बहादुर राय के अलावा स्थानीय विधायक और जनप्रतिनिधि भी शामिल थे। जल शक्ति राज्य मंत्री डॉक्टर राजभूषण चौधरी बिहार के मुजफ्फरपुर से सांसद हैं। मध्य प्रदेश के खाद्य मंत्री गोविंद राजपूत और पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह इस कार्यक्रम में एक बार फिर एक मंच पर दिखे, वो भी उस मंच पर जो भाजपा का नहीं था। इस कार्यक्रम को लेकर लोगों की स्वाभाविक जिज्ञासा कर्पूरी ठाकुर और मध्य प्रदेश से उनके संबंध को लेकर थी। कर्पूरी ठाकुर का मध्य प्रदेश से कोई सीधा रिश्ता नहीं रहा। उनकी राजनीति देशव्यापी रही। मध्य प्रदेश भी वे आए। समाजवादी नेता रघु ठाकुर से उनका खास जुड़ाव रहा। रघु ठाकुर उनके घनिष्ठ साथी रहे और उनके निमंत्रण पर कर्पूरी ठाकुर सागर सहित देश भर में अलग अलग स्थानों पर गए। जिस दिन उनका निधन हुआ, उस दिन भी रघु ठाकुर के आमंत्रण पर छत्तीसगढ़ के अकलतरा के एक शिविर में उन्हें पहुंचना था। सागर में कर्पूरी ठाकुर की प्रतिमा की स्थापना भी रघु ठाकुर के प्रयासों से ही संभव हो सकी। पर्दे के पीछे भूपेंद्र सिंह की भूमिका बेहद अहम रही। उनके ही प्रयास से नगर निगम सागर की एमआईसी ने कर्पूरी ठाकुर की प्रतिमा स्थापित करने का प्रस्ताव भी पारित किया। प्रतिमा सागर के अटल पार्क में स्थापित की गई। सागर का अटल पार्क पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर है। यह अद्भुत संयोग है, एक भारत रत्न के नाम के पार्क में दूसरे भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर की प्रतिमा। भारतीय जनता पार्टी के गठन से पहले जिस जनता पार्टी ने इंदिरा गांधी को 1977 में सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाया था, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी भी शामिल थे। आपातकाल के बाद बिहार में जनता पार्टी की जो सरकार बनी थी, उसके मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर थे। कर्पूरी ठाकुर के कारण ही बिहार में पिछड़ा वर्ग को सरकारी नौकरियों में आरक्षण मिला था। अति पिछड़ा, महिला और ऊंची जातियों के गरीब लोगों को भी आरक्षण कर्पूरी ठाकुर ने ही दिया था। बिहार में अंग्रेजी को अनिवार्य विषय की सूची से हटाने का काम भी कर्पूरी ठाकुर की उपलब्धियों में गिना जाता है। लेकिन इस फैसले का असर बिहार में शिक्षा की गुणवत्ता पर पड़ा था। सागर में कर्पूरी ठाकुर की जो प्रतिमा लगाई गई है, वह सचमुच मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में इकलौती है। सागर में उनकी मूर्ति स्थापित किए जाने का विरोध भी हुआ। विरोध करने वाले लोग सैन समाज की प्रतिमा के पक्ष में थे। विरोध स्वरूप सैन महाराज के अनुयायियों ने भी एक कार्यक्रम किया। सैन महाराज का संबंध मध्य प्रदेश से है। वह क्षेत्र जहां सैन महाराज रहते थे, सैनपुरा के नाम से जाना जाता है। यह स्थान बघेलखंड के बांधवगढ़ के अंतर्गत आता है। बिलासपुर कटनी रेल लाइन पर जिला उमरिया से 32 किलोमीटर की दूरी पर बांधवगढ़ स्थित है। तत्कालीन रीवा नरेश बीर सिंह जूदेव के राज्यकाल में बांधवगढ़ का बड़ा नाम था।
सेन महाराज नाई थे, उनका काम राजा वीर सिंह की मालिश करना, बाल और नाखून काटना था। उस दौरान भक्तों की एक मंडली थी। सेन महाराज उस मंडली में शामिल हो गए और भक्ति में इतने लीन हो गए कि एक बार राजा के पास जाना ही भूल गए। कहते हैं कि उनकी जगह स्वयं भगवान ही राजा के पहुंच पहुंच गए। भगवान ने राजा की इस तरह से सेवा की कि राजा बहुत प्रसन्न हो गए और राजा की इस प्रसन्नता और इसके कारण की चर्चा नगर में फैल गई। अब बात शिवराज सिंह चौहान की जुगलबंदी की। भारतीय जनता पार्टी काडर वाली पार्टी है। इसके सभी नेता कार्यकर्ता अनुशासन की डोर से जकड़े हुए होते हैं। संगठन सर्वोपरि है। संगठन में निर्णय की प्रक्रिया लंबी और जटिल है। 2014 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी को भी प्रधानमंत्री पद का चेहरा लंबी विचार प्रक्रिया के बाद घोषित किया गया था। पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी की ओर से शिवराज सिंह चौहान का नाम आगे बढ़ाया गया था। तब से ही शिवराज सिंह चौहान को प्रधानमंत्री पद का एक चेहरा माने जाने लगा। नाम तय नरेंद्र मोदी का हुआ तो सभी नेता कार्यकर्ता सरकार बनाने में जुट गए। शिवराज सिंह चौहान की सियासत 2018 में हिचकोले खा गई। मार्च 2020 में भाजपा को सत्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के प्रयासों से ही मिल पाई। तब से ही मध्य प्रदेश की सत्ता का हर फैसला दिल्ली से ही हो रहा है। डॉक्टर मोहन यादव भी दिल्ली के चाहने से ही मुख्यमंत्री बने। भले ही कई वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री पद के आकांक्षी नेता इस निर्णय से असहमत रहे हों, फिर भी अधीनस्थ काम कर रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान भी आकांक्षी हैं। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए उन्हें सबसे मजबूत दावेदार माना गया, लेकिन नितिन नवीन आ गए। शिवराज सिंह चौहान केंद्र में कृषि मंत्री के साथ साथ पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री भी हैं। दोनों ही विभाग भारी भरकम हैं। वैसे भी वे किसान पुत्र हैं। मध्य प्रदेश में किसानों की सियासत उन्होंने खूब की है, लेकिन कांग्रेस की किसानों की कर्ज मुक्ति की घोषणा ने उनकी धाक को कमजोर कर दिया। शिवराज सिंह चौहान का मन मध्य प्रदेश में ही रमता है। उनकी इच्छा तो पूरे प्रदेश में वैसे ही दौरे करने की है जैसे एक मुख्यमंत्री करता है, लेकिन पार्टी ने सीमा रेखा में बांध रखा है। सीमा रेखा उनके निर्वाचन क्षेत्र विदिशा की है। इस कारण ही चौहान को जो करना होता है वह वे विदिशा, रायसेन और सीहोर में करते हैं। पहले सीहोर में बड़ा शो किया, अब रायसेन में कृषि विभाग का मजमा लगा। इस मजमे में उनकी जुगलबंदी भी दिखाई दी। भाजपा के दो बड़े केंद्रीय नेता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के साथ उनकी केमिस्ट्री अच्छी है। दोनों ही पार्टी के पूर्व अध्यक्ष हैं। वैसे ये कौन भूल सकता है कि गडकरी और शिवराज सिंह चौहान दोनों को ही एक साथ संसदीय दल से बाहर का रास्ता दिखाया गया था। शिवराज सिंह चौहान से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को अब तक कोई बड़ी परेशानी नहीं हुई है, लेकिन रायसेन में लगे कृषि विभाग के मजमे से कानाफूसी जरूर बढ़ी है। डॉक्टर मोहन यादव की सरकार साल 2026 को कृषि वर्ष के तौर पर मना रही है। ऐसे में रायसेन के आयोजन के सूत्र केंद्रीय कृषि मंत्रालय के हाथ में हो तो बात निकलेगी ही। जीतू पटवारी का गुरु कौन? मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी का राजनीतिक गुरु कौन है? अब तक कई ऐसा चेहरा सामने नहीं आया, कोई चेहरा ऐसा सामने नहीं आया जिसमें पटवारी का स्वस्थ भाव देखने को मिले। जीतू पटवारी की राजनीति तक करने का तरीका कुछ अलग है। इस राजनीति में हीरोपंती का पुट ज्यादा दिखाई देता है। पटवारी जब कमलनाथ सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री थे तब वे अक्सर भोपाल इंदौर की सड़कों पर साइकिल चलाते या जिमिंग करते दिखाई देते थे। फिटनेस भी जरूरी है और राजनीति भी। पटवारी विपक्षी पार्टी के मुखिया के कारण इस लोगों की अपेक्षा भी ज्यादा है। इंदौर नगर निगम में हुए वंदे मातरम एपिसोड से जिस तरह उन्होंने किनारा किया, उससे पूरी भाजपा को कांग्रेस की नीयत पर सवाल उठाने का मौका मिला। वंदे मातरम कोई ऐसी कविता की लाइन नहीं है जिससे फिरका परस्ती बढ़ जाए। 1950 में वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के रूप में संविधान सभा ने स्वीकार किया था। कांग्रेस की सहमति के बगैर यह संभव नहीं था। जीतू पटवारी की जमीनी राजनीति कमजोर है। एक बार नहीं, कई बार यह सामने भी आया। उनके आसपास अनुभवी नेताओं की कमी है। समकालीन उन्हें मुख्यमंत्री पद की प्रतिस्पर्धा में खड़े दिखाई देते हैं, तब कि जब अभी वक्त अपने मनभेद खूंटी पर टांगने का है।
राज्यसभा के चुनाव नजदीक हैं। चुनाव से पहले के जो घटनाक्रम सामने आ रहा है उसमें गिल्ली कब उड़ जाए पता ही नहीं चलेगा। जीतू पटवारी ने एक काम जरूर अच्छा किया, दिग्विजय सिंह से मुलाकात का काम। दिग्विजय सिंह पटवारी के गुरु नहीं है, इस कारण कोई मंत्र दिया हो लगता नहीं, लेकिन मुलाकात के दिन ही रायसेन के कृषि मेले में जाने का जो प्रयास उन्होंने किया वह जरूर आज की राजनीति के जरूरत के अनुसार था। पटवारी को कार्यक्रम में जाने से रोकने से कांग्रेस यह संदेश देने में सफल हो गई कि मजमा आखिर लगा क्यों था। ग्वालियर शहर का मिजाज और सियासत अलग तरह से चलती है। शहर का मिजाज गर्म होने से भी सियासत में गर्मी बनी रहती है। नेताओं और अफसरों के बीच सबसे ज्यादा तनातनी इस इलाके में देखने को मिलती है। सरकार भी ऐसे अफसरों को ग्वालियर में पदस्थ करती है जो अपनी मनमर्जी से प्रशासन चलाएं। 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले हम अक्सर देखते थे कि ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर नाले में उतरकर सफाई कर रहे हैं, कहीं लाइट जोड़ रहे हैं। मंत्री का इस तरह का आचरण यह साफ इशारा करता है कि प्रशासन अपना काम ठीक से नहीं कर रहा। वैसे तोमर का अब नाले में उतरने वाला दौर खत्म हो गया है। वे पूरी तरह से भाजपाई होने की कोशिश में शिद्दत से लगे हुए हैं। संगठन जो आदेश देता है उसका पालन यथासंभव करने की कोशिश करते हैं। ये बात और है कि उनके कुछ कृत्यों से पार्टी की जग हंसाई भी होती है। मार्च 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ भारतीय जनता पार्टी में तोमर आए थे, उन्हीं के प्रताप से मंत्री बने हुए हैं। प्रभारी मंत्री शिवपुरी के हैं, लेकिन दिलचस्पी सिर्फ ग्वालियर में रहती है। शिवपुरी में जनता पानी के लिए परेशान है। ग्वालियर में अनूप मिश्रा ने मंत्री रहते जो झंडे गाड़े वो दूसरा कोई और नहीं कर पाया। प्रद्युम्न सिंह तोमर तो ग्वालियर के विकास और अफसरों के रवैये के बारे में सिर्फ उसी बैठक में बोल पाते हैं जिसमें महाराज हो। ग्वालियर के प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट भी उनकी ज्यादा मदद नहीं कर पाते। प्रद्युम्न सिंह तोमर अपनी प्रासंगिकता बनाए रखने के नए नए प्रयोग करते रहते हैं। उनका ग्वालियर में किया गया एक ताजा प्रयोग खूब छटकारे का कारण बना हुआ है। तोमर ने अपने सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक पर एक फोटो शेयर की। उनकी फोटो सोते हुए थी। इस फोटो के साथ उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान 2026 के अंतर्गत आज ग्वालियर में आयोजित सत्र के उपरांत कार्यक्रम स्थल श्याम वाटिका में ही रात्रि विश्राम किया। ऐसा फोटो भाजपा के किसी भी अन्य नेता का कहीं देखने को नहीं मिला। भाजपा के गठन के शुरुआती दौर के नेताओं की भी ऐसी फोटो कभी सार्वजनिक हुई नहीं। ना ही इस तरह के फोटो से पार्टी के प्रति निष्ठा का प्रदर्शन हुआ। ग्वालियर से दूसरे मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा हैं। उनके पास खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्यानिकी और सामाजिक न्याय विभाग है। इन विभागों में करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन करने की इच्छा भी जरूरी है। इस कारण मंत्री जी उदासीन भाव से काम करते रहते हैं। उनकी पीड़ा यह है कि ग्वालियर की सियासत में उन्हें कोई भाव नहीं देता। ज्योतिरादित्य सिंधिया उन्हें अपने साथ रखना चाहते हैं, लेकिन प्रद्युम्न सिंह तोमर की वफादारी आड़े आ जाती है। कुशवाहा की क्षेत्र की जनता परेशान उनके घर के सामने आवेदन लिए खड़ी रहती है। आम आदमी की समस्या वार्ड और नगर निगम जिला प्रशासन के स्तर की होती हैं। जब वह सभी तरफ से निराश हो जाता है तब मंत्री के दरवाजे पर गुहार लगाता है, इस उम्मीद के साथ कि सुनवाई होगी। मंत्री खुद परेशान है कि अफसर उनकी नहीं सुन रहे हैं। ऐसे में गुस्सा और आक्रोश स्वाभाविक है। नारायण सिंह कुशवाहा सरकार में वरिष्ठ मंत्री हैं। शहर में उनका कार्यक्रम हो और नगर निगम का कोई अधिकारी मौजूद ना रहे तो अनादर तो होता है। कुशवाहा का कार्यक्रम सड़क के भूमि पूजन का था। नगर निगम क्षेत्र की सड़क, आश्चर्य कोई अधिकारी ही नहीं पहुंचा। अनादर में गुस्सा स्वाभाविक है। नाराज मंत्री ने मौके से ही नगर निगम आयुक्त संघ प्रिय को फोन कर कहा, एक मंत्री लेवल का व्यक्ति बैठा है और यहाँ कोई अधिकारी नहीं है, यह सीधी बेइज्जती है। संघ प्रिय 2018 बैच के आईएएस अफसर हैं और मंत्री के फोन के बाद नगर निगम आयुक्त ने जोनल अधिकारी सौरभ साग को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। ग्वालियर में जनप्रतिनिधियों की अनदेखी के मामले पहले भी सामने आते रहे हैं।
नगर निगम परिषद की बैठकों में पार्षद इस पर हंगामा कर चुके हैं। अफसरों के रवैयों को लेकर यह मुद्दा विधानसभा तक पहुंच चुका है। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर और जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट भी सदन में कह चुके हैं कि अधिकारी उनकी बात तक नहीं सुनते हैं। अब बात कलेक्ट्री के गुणागणित की। सामान्यतः सरकार साल में 2 बार कलेक्टरों के तबादलों की सूची जारी करती है। यह थोक बंद होते हैं। मुख्य सचिव अनुराग जैन इस मिजाज के अफसर हैं कि वे केवल राजनीतिक मांग या दबाव के आधार पर कलेक्टर नहीं बदलते। कलेक्टर का कार्यकाल कम से कम 2 साल हो, ऐसी कोशिश भी उनकी दिखाई देती है। सरकार ने हाल में कलेक्टरों के तबादले की जो सूची जारी की, उसमें इक्का दुक्का ही ऐसे आईएएस अफसर हैं जिन्हें 2 साल कलेक्ट्री करने का मौका ना मिला हो। जिन्हें 2 साल से पहले हटाया गया, उन्हें दूसरे बड़े जिले की जिम्मेदारी दी गई। शीतला पटले का मामला अपवाद है। वे 2014 बैच की अधिकारी हैं। वे सिवनी की कलेक्टर थी। पिछले साल अक्टूबर में उन्होंने सिवनी कलेक्टर की जिम्मेदारी संभाली थी। वे नरसिंहपुर से ट्रांसफर होकर सिवनी आई थी। सिवनी में उनका कार्यकाल लगभग 6 माह का रहा। सिवनी में इससे पहले संस्कृति जैन कलेक्टर थी। पिछली ट्रांसफर लिस्ट में उन्हें भोपाल नगर निगम कमिश्नर बनाया गया था। अब सिवनी की जिम्मेदारी नेहा मीना को दी गई है। इस जिले में लगातार तीसरी बार महिला आईएएस अधिकारी को कलेक्टर बनाया गया है। संस्कृति जैन 2024 में सिवनी आई थी। लगभग 1.25 साल कलेक्टर रही। जब सिवनी से ट्रांसफर हुआ तो अधीनस्थों ने उनकी विदाई पालकी में की थी। संस्कृति जैन का कार्यकाल सिवनी जिले में बेहतर रहा है। उन्होंने जिले के शासकीय स्कूलों के बच्चों को जमीन पर नहीं बैठना पड़े, इसके लिए गिफ्ट अ डेस्क नामक अभियान चलाया था। इसके तहत जनप्रतिनिधि, समाज सेवी, शासकीय कर्मचारी और पत्रकारों ने जन सहयोग से हजारों डेस्क और बेंच की व्यवस्था की। शीतला पटले की विदाई संस्कृति जैन की तरह नहीं हुई, लेकिन उन्होंने अपने इस छोटे कार्यकाल में क्या किया, इसका संदेश एक वीडियो के जरिए दिया। सभी को नमस्ते। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले 6 माह से मैं सिवनी जिले के कलेक्टर के तौर पर सर्व कर रही थी। अब मेरा ट्रांसफर हो चुका है, तो उसके पहले मैं आप सभी को सिवनी जिले के कुछ एक्सपीरियंसेस साझा करना चाहती हूँ। जब मैंने यहाँ ज्वाइन किया था तो आपके जिले में एक बहुत ही अच्छी मुहिम चल रही थी, गिफ्ट डेस्क की मुहिम। उसको हमने कंटिन्यू रखा और 5000 डेस्क हम लोगों ने इन 6 महीने में जोड़े हैं। अब आपका सहयोग लगातार बना रहेगा तो हम फेज 1 को कंप्लीट कर पाएंगे। इसके अलावा हमारा जिला एक कृषि प्रधान डिस्ट्रिक्ट है, तो यहाँ पे नहरों से संबंधित, इवन नरवाई से संबंधित विभिन्न प्रकार के मुद्दे लगातार आते रहे, जिन पर हमने बहुत एक्सटेंसिवली काम किया। नहरों की सफाई करके पानी पहुंचाने की टेल एंड तक हमने कोशिश की, जिसमें हम कुछ हद तक सफल भी रहे। अब चर्चा नॉट आउट रही रुचिका चौहान की। रुचिका चौहान जो ग्वालियर में पूरे 2 साल से कलेक्टर हैं, उन्हें हटाए जाने की चर्चा पिछले 1 साल से चल रही है। कई दावेदारों के नाम भी चले, लेकिन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उन्हें बचाए हुए हैं। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर भी उनके काम करने के तरीके के मुरीद हैं। शायद यही वजह रही होगी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के चाहने पर भी मुख्यमंत्री ने रुचिका चौहान को नहीं बदला। वरिष्ठता के लिहाज से देखा जाए तो वे मौजूदा कलेक्टरों में सबसे वरिष्ठ हैं। 2011 बैच के अधिकारी हैं। ग्वालियर में उनकी पदस्थापना मार्च 2024 में हुई थी। अगले साल उनका बैच सचिव के वेतनमान में पदोन्नत होगा। तब तक सरकार उन्हें ग्वालियर कलेक्टर के पद पर बनाकर रख सकती है। दूसरी ओर कलेक्टर के तौर पर एक जिले में सबसे लंबा कार्यकाल प्रियंक मिश्रा का धार में रहा। वे नवंबर 2022 में धार के कलेक्टर बने थे। लगभग 3.5 साल धार में रहे। इंदौर कलेक्टर बनने की दौड़ में वे तब ही पिछड़ गए थे जब शिवम वर्मा की पदस्थापना हो गई थी। प्रियंक मिश्रा और शिवम वर्मा की बैच 2013 के अधिकारी हैं। प्रियंक मिश्रा बैच में सबसे वरिष्ठ हैं। वे भोपाल के कलेक्टर बनाए गए हैं। बैच की मध्य प्रदेश की वरिष्ठता सूची में शिवम वर्मा का नाम 16वें नंबर पर है। इस बैच के सीधी भर्ती वाले सिर्फ 3 अधिकारी संभागीय मुख्यालय वाले जिले के कलेक्टर हैं। प्रियंक मिश्रा भोपाल, शिवम वर्मा इंदौर और राघवेंद्र सिंह जबलपुर। 2013 बैच के प्रमोटी अधिकारी अभी छोटे जिलों से नहीं निकल पाए हैं, जबकि 2012 बैच के केदार सिंह शहडोल और नरेंद्र कुमार रीवा के कलेक्टर हैं। 2012 बैच की प्रतिभा पाल सागर की कलेक्टर हैं। वे अकेली ऐसी अधिकारी हैं जिनका ट्रांसफर
संभागीय मुख्यालय वाले जिले रीवा से संभागीय मुख्यालय वाले जिले सागर में किया गया है। सागर तीसरा जिला है जहां वे कलेक्ट्री कर रही हैं। रीवा से पहले श्योपुर की कलेक्टर थी, उन्हें उज्जैन नगर निगम के कमिश्नर के पद से श्योपुर कलेक्टर बनाया कर भेजा गया था। 2015 बैच के रोशन कुमार सिंह अकेले ऐसे अधिकारी हैं जो उज्जैन जैसे बड़े जिले के कलेक्टर हैं। उनके ही बैच के अर्पित वर्मा श्योपुर से निकलकर शिवपुरी पहुंच पाए हैं। ऋतुराज देवास और हर्ष सिंह बुरहानपुर में हैं। पार्थ जायसवाल छतरपुर, अदिति गर्ग मंदसौर, हिमांशु चंद्रा नीमच, मृणाल मीणा बालाघाट, हर्षल पंचोली अनूपपुर तथा बालागुरु के सीहोर में कलेक्टर हैं। खत्म हुआ कलेक्ट्री का इंतजार। अब बात उन 3 महिला आईएएस अफसरों की जो लंबे समय से कलेक्ट्री मिलने का इंतजार कर रही थी। ये सभी 2015 बैच के अधिकारी हैं। इनमें सबसे पहला नाम राखी साहे का है। राखी साहे ने 2 साल पहले कलेक्टर बनने के लिए जोर तब लगाया था जब बैच को जिले में भेजने की शुरुआत हुई थी। राखी साहे प्रमोटी अधिकारी है। वे सीधी भर्ती वाले आईएएस अधिकारियों को जंप कर कलेक्टर बनना चाहती थी, लेकिन नीतिगत कारणों से संभव नहीं हो पाया। इस लिस्ट में सरकार ने उन्हें उमरिया का कलेक्टर बनाकर भेजा है। दूसरा नाम शीला दाहिमा का है, उन्हें श्योपुर का कलेक्टर बनाया गया है। तीसरा नाम विदिशा मुखर्जी का है, वे मैहर की कलेक्टर बनाई गई हैं। विदिशा मुखर्जी मैहर जिले की दूसरी कलेक्टर हैं, दूसरी महिला कलेक्टर हैं। जिला बनने के बाद मैहर की पहली कलेक्टर रानी बाटट बनी थी, वे भी प्रमोटी अधिकारी हैं। मैहर विधानसभा चुनाव से पहले अक्टूबर 2023 में जिला बना था। दूसरी ओर सरकार ने 2017 बैच के अधिकारी को भी कलेक्टर बनाना शुरू कर दिया है, जबकि 2016 बैच के 15 से अधिक प्रमोटी अधिकारी कलेक्टर बनने की लाइन में हैं। कौन जाने उनका इंतजार कितना लंबा होगा। 2017 बैच के 3 अधिकारी कलेक्टर बनाए गए हैं। राहुल नामदेव धोटे मंडला, डॉक्टर तुकाराम भरसट झाबुआ और डॉक्टर सौरभ संजय सोनवणे बैतूल के कलेक्टर बनाए गए हैं। दीन धर्म में जुटे कलेक्टरों के फेरबदल में मुख्य सचिव अनुराग जैन ने इस बात का खास ख्याल रखा है कि डायरेक्ट और प्रमोटी आईएएस अफसरों का संतुलन बना रहे, उनका अनुपात बना रहे। राज्य में कुल 55 जिले हैं, इनमें 41 जिलों के कलेक्टर डायरेक्ट आईएएस अधिकारी हैं, जबकि 14 जिलों के कलेक्टर प्रमोटी हैं। ताजा फेरबदल में कुल 14 कलेक्टर बदले गए हैं। इनमें 9 जिलों के कलेक्टर डायरेक्ट आईएएस अधिकारी हैं और 5 जिलों के कलेक्टर प्रमोटी आईएएस अधिकारी हैं। सरकार ने जिस कैटेगरी में जितने अधिकारी हटाए उतने ही पोस्ट किए, सिर्फ जिलों में ही मामूली फेरबदल हुआ। मसलन शिवपुरी में पहले कलेक्टर प्रमोटी थे, अब डायरेक्ट आईएएस अधिकारी को भेजा गया है, जबकि रीवा में पहले कलेक्टर डायरेक्ट आईएएस थे, अब प्रमोटी आईएएस अफसर को कलेक्टर बनाया गया है। बैतूल में पहले प्रमोटी आईएएस अधिकारी कलेक्टर थे, अब डायरेक्ट आईएएस अफसर की पोस्टिंग की गई है, लेकिन प्रमोटी और डायरेक्ट का अनुपात नहीं बिगड़ा। 17 जिलों में महिला कलेक्टर पहले भी थी, अब भी हैं। जो अफसर 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में पर्यवेक्षक हैं और कलेक्टर बन गए हैं, उन 1-2 को छोड़ दिया जाए तो अधिकांश ने अपना काम चालू कर दिया है। सरकार की प्राथमिकता वाले क्षेत्र जैसे स्वास्थ्य और जन शिकायतों के निराकरण व्यवस्था में को दुरुस्त करना सभी की प्राथमिकता है। कई युवा अफसरों ने जिले के प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों पर पूजा अर्चन कर पद संभाला। विदिशा मुखर्जी ने मैहर की शारदा देवी मंदिर में पूजा अर्चना कर पारी की शुरुआत की, तो सिवनी में नेहा मीणा मठ मंदिर में दिखाई दी। कोई कलेक्टर नेताओं के दरवाजे पर खड़ा नहीं दिखा, यह अच्छी बात है। उमरिया में राखी साहे को प्रभारी मंत्री नागर सिंह चौहान के साथ कई नए निर्माण कार्य के भूमि पूजन में शामिल होने का मौका मिला, ये उनके लिए संयोग की बात है। मंडला के कलेक्टर राहुल नामदेव धोटे ने पूजा अर्चना के साथ उन बच्चों की खबर पहले ली
जो कि आंगनबाड़ी में चूहे मार दवा खाकर बीमार हो गए थे। 5 बच्चे प्रभावित हुए थे। बड़ी घटना थी। आंगनबाड़ी सहायिका के कारण इन बच्चों को समय पर इलाज मिल पाया। इस कारण सरकार की बदनामी नहीं हुई, अन्यथा छिंदवाड़ा जैसा मामला यहाँ भी हो सकता था। इस घटना से सरकार को सबक भी मिला है कि आंगनबाड़ी या मिड डे मील वाली जगह पर चूहा मार दवाई नहीं रखना है। मंडला में धोटे के सामने बड़ी चुनौती चुटका परियोजना के विस्थापितों के पुनर्वास की है। वे इस कार्य में पहले दिन से जुट गए हैं। उन्होंने अधिकारियों को इस बारे में निर्देश भी दिए हैं। सत्ता और सियासत में आज इतना ही। देश और दुनिया की खबरें देखने के लिए बने रहें अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।